जवानी के दिनों के दोस्त हैं और बीच बीच में एक दूसरे को पढ़ते रहे। और अभी अभी ये देखा मैंने, रिटायरमेंट के बाद इसको फिर से नई जवानी चढ़ी है। पिछले 2 सालों में लगातार कई कहानियां और उपन्यास को। अभी कुछ दिन पहले, 20-25 दिन पहले व्हाट्सएप में इसने एक मैसेज भेजा। ये जो तीनों किताबें उसका फोटो, नीचे लिखा था 1 महीने में 3 किताबें। तो मैंने जवाब दिया, मेरा उपन्यास भी पूरा हो गया, 100 सोनार की 1 लोहार की। पूरा विदिन ए सेकंड उसने जवाब दिया, लोहार का भी आभूषण नहीं बना सकता। तो मैंने भी जवाब दिया कि सोनार भी कभी तलवार नहीं बना सकता। तो फिर आनंद को चुप रहने वालों में से है नहीं, बोले गर्दन काटने के काम आती है तलवार, आभूषण तो गले में सजाने की चीज है, वगैरह वगैरह। ये बहस थोड़ी चली। बहरहाल ये पहले से चलती हुई बहस है और सब जानते हैं इस बात को कि विचारधारा का जो भी अतिरिक्त आग्रह होगा वो एक समय के बाद रचना को कर्मकांड में बदल देता है। और उसी तरह किसी रचना में अगर कलात्मकता का अतिरेक हुआ, ज्यादा उसमें कलाकारी दिखाने की कोशिश हुई, तो वो नक्काशी में बदल जाती है। तो ये जो कसीदाकारी और ये जो कर्मकांड, इसके बीच का जो रास्ता है, उसके बीच के रास्ते में आनंद चलता है। और ये पता नहीं कहां से इसने किस खोज से सीखा है, दाएं हाथ से भी गेंद फेंकता है, बाएं हाथ से भी गेंद फेंकता है। उसके कारण कोई इसको समझ नहीं पाता कि राइटिस्ट है कि लेफ्टिस्ट है। तो वही आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि ये खेल सीखा कहाँ से? बढ़िया। खेल तो होता है, वो सीखेगा क्या अपने आप आता है। और दूसरा क्या है कि हर लेखक जो है अपनी स्टाइल से लिखता है और अपने लिखने की दुनिया को अपने हिसाब से रचता है। ये कभी संभव नहीं हो सकता कि मनोज चोपड़ा की तरह लिख सकूं या मनोज मुस्तरा लिख सके। अगर हम वो लिखने की कोशिश भी करेंगे उसकी, तो हम उस तरह नहीं बन पाएंगे, ये संभव है ही नहीं। और हमेशा क्यों लिखे हुआ था उसके जैसा, वो तो अपनी भाषा अपनी मौलिकता खोजेगा। तो मेरा संतोष जो है कल्पना और इसमें और कुछ उड़ान भरने में अपने आप चीज़ें इस तरह उड़ती है कि पता नहीं चलता मुझे। मनोज जितना यथार्थ में रहता है वो थोड़ा उड़ जाता हूँ उधर। ये एक सोनार एक लोहार की दोस्ती है। वैसे बहुत कम हम दोनों एक दूसरे को पढ़ते हैं, दोस्ती बहुत पुरानी है। लेकिन अगर कोई कहानी मेरे नजर में आके आनंद की, तो मैं बोलता हूँ आनंद की कोई अच्छा अपना दोस्त है, अच्छी कहानी होगी, क्या पढ़ते आनंद की नजर मेरी कोई कहानी आती, वो भी सोचता अरे यार अपना ही दोस्त है, अच्छी होगी कहानी, क्या पढ़ रहे। तो उस तरह से हम लोग गहरे एक दूसरे का पाठक नहीं है, जितने गहरे दोस्त हैं उनसे। लेकिन ये किताब आनंद ने मुझे भेजी देखना, तो मैंने पढ़ी किताब और ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्लेटफॉर्म के जीवन का, प्लेटफॉर्म के भिखारियों का, या उस तरह से कचरे में फेंक दिए गए मनुष्य का इतनी गहराई से देखना पहले कभी हुआ नहीं। अच्छा, इसमें है तो मामला एक अंधे भिखारी का, पूरा जो मेन जो कैरेक्टर है उसमें अंधे भिखारी का ही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये उपन्यास उनके लिए नहीं है जो जन्मजात अंधे हैं। ये उपन्यास उनके लिए है जो सब कुछ देखकर भी नहीं देखते, वो ये देखना ही नहीं चाहते कि एक तरफ हमारे देश की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म में भीख मांगने वालों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये सिर्फ इस बात तक के सीमित नहीं है मामला कि प्लेटफॉर्म पर भिखारी बढ़ते जा रहे हैं। एक संकेत और जो बड़ा संकेत है इसमें, आने वाले दौर के जो संभावित भिखारी है उसके तरफ भी एक इशारा है इस उपन्यास में, जो मैं एक छोटा सा अंश उसमें पढ़ के आपको बता रहा हूँ।
जनरल डब्बे ट्रेन में अब कम रह गए थे, इसलिए ठठाठस भरे रहते थे। इन ठसाठस भरे डब्बों में भिखारी भी बहुत कम ही भीख मांगते थे। वे आमतौर पर इन डब्बों को छोड़ देते थे कि यहाँ मेहनत और झिकझिक अधिक थी और भीख कम थी। कई बार जनरल डिब्बे की भीड़ को देखकर लगता था कि यह पूरी भीड़ भी भीख मांगने जा रही है। यह भीड़ भिखारियों से बस थोड़ी सी ऊपर थी, बस इतनी कि भीख नहीं मांग रही थी बल्कि मेहनत मजदूरी कमा रही थी। मजदूरी न मिले और भूख इतनी जग जाए कि असहनीय हो जाए तो यह भीड़ कभी भी भीख की ओर फिसल सकती थी। ये बहुत बड़ा इशारा है आने वाले समय का। अच्छा, एक जैसे जयशंकर जी ने अपनी बात में कही थी कि एक कथाकार से ये नहीं पूछना चाहिए कि कहानी के अलावा वो क्या सोचता है, उसकी कथा ही वो सब कुछ कहती है। लेकिन मैं आनंद से एक राइटर के रूप में नहीं, एक जागरूक नागरिक की हैसियत से पूछना चाहता हूँ, अभी जो हमारी इकोनॉमी जा रही है जिस दिशा में, तो क्या सोचते हो? ये जो हमारी अभी की जो अर्थव्यवस्था है वो जिस दिशा में जा रही है, तुमको क्या लगता है कि जो भिखारी जो प्लेटफॉर्म पर भी बढ़े हैं वो हमारी मौजूदा अर्थव्यवस्था के कारण बढ़े हैं या आने वाले दिनों में जो और बढ़ेंगे, जो उसमें संकेत मिल रहा है उपन्यास में, तो उस क्योंकि अगर भिखारी बढ़ रहे हैं समाज में तो आखिर में तो अर्थव्यवस्था का दोष है। उपन्यास तो ये संकेत दे रहा है, लेकिन मैं एक नागरिक के हैसियत से पूछना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर ये अर्थव्यवस्था का ही दोष है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है ये पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है। आप देखें तो अमेरिका में भी भिखारी बहुत है, ऐसा नहीं है कि वहाँ भिखारी नहीं, जो आप बहुत बड़ा संपन्न देश मानते हैं वहाँ भी है। असल में हम लोगों से, हमारे यहाँ जिस तरह से धान, ये चावल, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियाँ चीज़ें बांट रही हैं और कि फ्री में उनको चावल मिल रहा है, फ्री काम नहीं कर रहे हैं, कुछ चावल बेच के शराब भी पी ले रहे हैं। तो निकम्मे हम एक ऐसी भीड़ तैयार कर रहे हैं जो कोई काम नहीं कर, और जितनी है उसको छीनेंगे, तो ये वोट के लिए कर रहे हैं, जितनी उसको छीन लेंगे आप भिखारी बन जाओ। अर्थव्यवस्था भी यही कर रही है। आप देखिए सारा कुछ, जैसे सियाराम जी बोले तो शेयर मार्केट, शेयर का वो खेल हो गया। पहले जो तो टाटा का उन्होंने उदाहरण दिया, अच्छा सोचते थे, पर अभी क्या है, अंबानी और अडानी जैसे जो आए हैं, इनका पूंजीवाद जो है सब चीज़ सारी सरकारी चीज़ों खरीद रहे हैं। पता नहीं कितने सारे जहाज आ रहा है, उससे बोट खरीद लिया है, बहुत सारा सामान आ रहा है, चोरी का, नशे की चीज़ें आ रही हैं, सब कुछ के मालिक हुआ है जो खुद बेचना चाह रहे हैं। तो हमारा जो आम नागरिक है, जो नीचे तबके का आदमी है, उसके लिए बहुत गुंजाइश बची नहीं, उसके हाथ में कुछ बचे ही नहीं। आप देखो हड़तालें नहीं होती, कहाँ हो रहा है? तो मेरे ख्याल से स्थिति तो बहुत ही खराब है, पहले से ज़्यादा भयावह है। जो सारा शर्मा जी ने किया था इन संसाधनों के लूट के पीछे, जो औद्योगिक पूंजीवाद है वो खत्म हुआ है, उसकी जगह वित्तीय पूंजीवाद या बाजारों पूंजीवाद, ये सब चीज़ें तो आई है और ये पूरी दुनिया में है। संसाधनों की लूट भी पूरी दुनिया में, ये भी सच है। और लेखक एक सिर्फ प्रति संसार खड़ा कर सकता है, वो क्या कर सकता है? लिखना तो असल में आत्मसंतोष के लिए होता है। हिंदी में लिखना वो पूरी तरह आत्मसंतोष के लिए लिखना होता है। हिंदी का कोई पाठक तो उस तरह होता नहीं है। आप यही देख लीजिए, अब वो क्या है कि पाठक, आपके पड़ोसी भी आपका पाठक नहीं है, आपके घर में आपको कोई नहीं पढ़ता है। मतलब जब तक हिंदी, पता नहीं कैसे स्वांतर सुखा वाला मामला है, इसमें कुछ ज़्यादा मुझे लगता नहीं। मैं कभी भी लिखता, मैं कभी पाठक की कल्पना ही नहीं करता, ये संभव ही नहीं। जो ये समझ में नहीं आता, इतना बड़ा फील्ड है हिंदी का। दूसरी भाषाओं से तो जैसे मराठी है, बंगाली है, कन्नड़ है, तमिल है, ये सारी जो भाषा है उसमें जब कोई किताब छपती है तो कम से कम 5000 प्रतियां उसकी छपती है। अच्छा, इन सभी भाषाओं का दायरा, मतलब उसके जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल, वो तो छोटा है और पढ़ने वालों की तादाद भी कम है। हिंदी का इतना बड़ा जो बेल्ट है
तो उसमें उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, हरियाणा भी है, दिल्ली भी है, राजस्थान भी, ये इतना बड़ा जो बेल्ट है, तुमको क्या लगता है? उसका कारण यह है मनोज की हिंदी भाषी जो आदमी है वो अपनी भाषा पे गर्व नहीं करते। हिंदी बोलना आपके परिवार में भी गर्व की बात है। हिंदी लगभग मजदूरों अपर लोगों की भाषा है। देखो आप कहीं जाते हो आप पे प्रभावित करेगा अंग्रेजी बोलने लगोगे। मैंने किस्सा कोई मैं इंटरव्यू ले रहे थे, ईमेल ले रहे थे, तो मैं एक किस्सा बताया था। मैं सब्जी लेने गया वहाँ, तो वो सब्जी वाला बोला कि सब्जी की कीमत 75 रुपये हुई। तो एक लड़की सब्जी खरीदने आई थी जिसको वो बता रहा था। तो लड़की बोली 75 माने कितने? उसको ये 100% में बता रहा हूँ, 75 का मतलब उसको पता था। और वो 75 वो ये बताना चाह रही कि मेरे को अंग्रेजी आती है या हर चीज़ में कि मैं मतलब हिंदी नहीं जानना आपका गर्व हो जाता है। ये बहुत विचित्र बात है। और आपका जो आपकी जो आने वाली अभी जो पीढ़ी है वो तो हिंदी पढ़ ही नहीं रही है। मेरी बेटी खुद अंग्रेजी पढ़ती है कि जो कोई हिंदी अटकने लगती पढ़ते हैं। तो हम किस तरह जैसे लेखक की बेटी है, किताबें हैं सबकी, पर क्योंकि उसका अपना काम धाम इस तरह का है, डॉक्टर है वो, तो उसी में अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है। तो ये जो हमारे यहाँ ना, एक तो हमारे यहाँ भाषा की चेतना ही नहीं है अपनी भाषा, उसको लेकर हमारा गर्व ही नहीं है हमारे। सबसे खराब बात ये तो आपको खरीदेगा कौन, और पढ़ने का अभ्यास नहीं है हमारा। जबकि पुस्तकें जो है, कभी भी किसी भी पुस्तक का कोई भी सोशल मीडिया विकल्प नहीं हो सकता या कोई OTT प्लेटफॉर्म विकल्प नहीं हो सकता। पुस्तक आपको बहुत ऊंचाई तक पढ़ने के बाद आपकी कल्पनाशीलता को बहुत ऊंचाई तक ले जाती है। सोशल मीडिया में आप ये नहीं कर सकते। आप तो जिस फ्रेम में उसको देख रहे हैं बस उतना देख रहे हैं, आप उसके आजू बाजू सोच नहीं सकते। तो किताब में एक वाक्य पढ़ते हैं तो आप सब तरफ सोचते हैं। बहरहाल अब भाषा, हिंदी भाषा पर बात हो गई और उसका इकोनॉमी पर भी बात हो गई। फिर से थोड़ा सा तुम्हारे लिखने के तरीके पर आते हैं, और उसमें एक चीज जो हमेशा बात, अभी आप दोनों ने उसका उल्लेख किया कि किसी सामने होती हुई यथार्थ घटना का कलात्मक चित्रण या कलात्मक ढंग से उसका नैरेटिव लिखना। अच्छा, उसमें एक बड़ा विवाद कभी कभी आता है, और मैं पहले एक सतीश रे की फिल्म का एक छोटे से दृश्य का उल्लेख करता हूँ, फिर इनका एक अंश है वो पढ़ता हूँ, छोटा सा एक पैराग्राफ। सतीश रे की जो फिल्म थी सदगति, आखिरी का जो शॉट है जिसमें भिक्षु की लाश को घसीट कर ले जाया जा रहा है, तो घसीट कर तो चमार टोले की तरफ ले जाया जा रहा है जहां भैंस और मवेशियों के 100 मतलब उसके कंकाल पड़े होते थे। लेकिन उस ढेर तक, उस कंकाल के ढेर तक पहुंचने से पहले लाश जो गुजर रही है उसके पीछे बहुत खूबसूरत सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया की चहचहाट है। अब ये जो खूबसूरती है, मतलब उसमें एक तरफ लाश का घसीटा जाना, दूसरी तरफ से सूर्योदय, तो कुछ लोगों को ये लगता है कि सतीश राय गरीबी को और भूखमरी को ब्यूटीफाई कर रहे हैं। अब वो क्यों ऐसा कहते होंगे? हालांकि उसके सूर्योदय, उस तरह के सूर्योदय के लाने का वही अर्थ था कि इस पूरी लीला को इंसानों की सूर्य देख रहा है, सूर्य उसका साक्षी है। इसमें एक और अंश है जो मैं कल सुबह लड़की ने शायद आसपास देखा होगा कि कोई देख तो नहीं रहा है, और उसने छुटकू अंधे के गालों को अपने होठों से छू लिया और जोर से खिलखिलाती हुई हंसी थी और अपनी मुस्कुराहट को आवाज दे दिया था। और तब उसकी हंसी की आवाज दिखी थी छुटकू अंधे को अपने दाहिने गाल पर अंकित फूल के स्पर्श के साथ। यह उसकी आवाज की खिलखिलाता स्पर्श था। उस हंसी पर फिदा हो गया था।
उस रस्सी पर खुला हुआ था, सूरज मुस्कुराता हुआ उन्हें देख रहा था। यहाँ भी सूरज मुस्कुराता हुआ देख रहा है। यहाँ भी एक अंधा भिखारी है और उसकी एक भिखारी मित्र है। अब इनकी जो विपन्नता है उसमें स्पर्श और स्पर्श में फूल का खिलना, क्या मतलब अब तुम बताओ उसको किस रूप प्रेम में? तो प्रेम हर रूप में रहेगा वैसे भी। हाँ, और उनका जो हिस्सा है उनके आपस का प्रेम का है। ये कैसे नहीं, उसके जो चित्रण की बात है उसके कलात्मक चित्रण की, यानी जो फ्रेम बनाया है, चुंबन लिया जा रहा है या स्पर्श किया जा रहा तो है। प्रेम तो उसी तरह आएगा। हाँ, मतलब प्रेम को जब आप कलात्मक रूप से चित्रित करोगे, वो उसके जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप अपने पूरे जीवन के सारी तनाव और सारे उतार चढ़ाव को से मुक्त होकर प्रेम करते हैं। ये क्षण जब भी आप किसी स्त्री के साथ रहते हैं तो ये आप क्यों मान रहे हो कि एक भिखारी को इसका अधिकार नहीं है? उसको भी तो अधिकार है ना कि वो प्रेम करे। वो लड़की उससे प्रेम कर रही है जबकि उसको देख नहीं रहा है। वो लड़की काली सी है, लड़की, उसको उसके रक्त से कोई लेना देना नहीं है। उसके पास उसका जो प्रेम है उसके स्पर्शों में, तो ये तो भाषा का है। तो सूरज उसको देख रहा है प्रेम करते हुए, तो और हो सकता है मैं आगे और लिखता कि ट्रेन उसको देख रही प्रेम करते हुए। ट्रेन अगर मैं लिखना चाहता तो, या रेलवे स्टेशन में जो साइकिल स्टैंड है उसकी सारी साइकिलें उसको प्रेम करते थे। और आगे मैं लिखना चाहता तो मंदिर जो ऊंचा सा मंदिर है कई मंजिला, वो भी उसको प्रेम करते थे। सब मुझे याद नहीं आया कि मैं इसको लिखूं, अभी याद चलो अब ये हो गई लगभग बातें। आखिरी में ठीक है। अपनी छोटी सी आखिर से वापस दोस्ती यारी पर आ जाते हैं। छोटी सी एक बात है, एक असल में ये पंक्तियां मैंने लिख कर लाई थी, मुझे उम्मीद थी कि उदयन जी आएंगे। समास का 14वां अंक था, उसमें जो मुख पृष्ठ है उसमें एक कविता छापी गई थी और उसका नाम था सबसे दिली दोस्ती। कविता इस प्रकार है, छोटी सी है, 4-5 पंक्तियों की। सबसे भले दोस्त गायब हो जाएंगे भीड़ में, सबसे दुखी दोस्त झूठे बढ़ जाएंगे उम्मीद में, सबसे बड़े दोस्त छूट जाएंगे मंजिल से पहले, सबसे दिली दोस्त गरीब हो जाएंगे विपत्ति में। अभी आनंद का जो कहानी संग्रह आया वो संग्रह उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को समर्पित किया, अपने कुछ मित्रों को, जिसमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन सिर्फ मित्रों को समर्पित नहीं किया है, उन मित्रताओं को भी समर्पित किया है जो अब उसके पास बची नहीं है उस तरह से जैसे पहले थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि उन मित्रताओं को बचाने की कोशिश कभी की? मेरे ख्याल से तो मैंने कोशिश की। सही। जो मित्रताएं मुझसे छूटी, कई बार तो मेरे असल में उससे दोस्ती करना भी बहुत कठिन काम है। मैं मानता हूँ कि मेरे से दोस्ती रख पाना बहुत सहज नहीं है। वो तो सुभाष को भी ऐसे तरी की रस्सी में चलना पड़ता है मेरे साथ। तुमको भी चलना पड़ता, तुम जानते हो जय पर मुझे इसलिए नहीं चलना पड़ता, तू भी तनी हुई नहीं, ऐसा मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मेरा तो दोस्त नहीं मुझसे है। दोस्ती रख पाना। मैं इतना मुंहफट आदमी हूँ कि मैं कब किसको क्या बोल दूँ, कब किसके घर में उसको बोल दूँ, किसी नहीं तो मुझे कोई बुरा लगे तो। नहीं तो होता क्या है उसको आदमी को बुरा लग जाता है उसको, जब कोई गांठ बांध दिया उसने तो। पर मैंने कभी अपने तरफ से कोशिश नहीं की कि मैं उसको पहचान करूँ। ये अगर मित्रताएं जो टूटी है या जो मेरी पुरानी मित्रताएं नहीं रही हैं वो 2-4 ही होंगी, क्योंकि मेरे ज़्यादा मित्र हैं नहीं, जितने हैं वो अभी हैं। एक दो मित्रताएं इधर स्लिप हो गई है, तो उसमें उनका भी दोष रहा है। और मैंने कभी गए नहीं मैं उनके पास, फिर मुझे लगा कि ये उस तरह का आदमी नहीं है कि मेरे साथ फिर आप रह सके। मुझे ये भ्रम हो गया था कि वो मेरे जैसा है। मित्रता हमेशा अपने जैसों से होती है। मेरा जितना कमीना उतनी मनोज कमीना होगा तो ही मित्रता है। ऐसा है मित्रता। अच्छा, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जिसको मित्रता के ऊपर तुम तरजीह देना चाहोगे? मैं तो अपनी बेटी को, मतलब मैं अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को मित्रता तो
चलो ठीक है, अब ये बात अपनी पूरी हो गई।